नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर उत्तराखंड दौरे पर आए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में आयोग के प्रतिनिधि मंडल का अभिनंदन किया। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पनगड़िया के नेतृत्व वाली इस टीम में आयोग सदस्य एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, सौम्या कांति घोष, आयोग के सचिव ऋत्विक पांडे, संयुक्त सचिव के मिश्रा, संयुक्त निदेशक पी अमृथा वार्षिनी मौजूद रहे। तो सीएम धामी की मौजूदगी में 16वें वित्त आयोग की टीम ने अगले 5 सालों के लिए राज्यों को मिलने वाले अनुदान और करों में हिस्सेदारी तय करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा की। आयोग की टीम के सामने राज्य सरकार की ओर से एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में हुई बैठक में टैक्स वितरण, राज्य की राजस्व मांग और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। तो डॉक्टर पनगड़िया ने बताया कि टैक्स व्यवस्था में केंद्र सरकार आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स, सेस और सरचार्ज का संग्रह करती है, जबकि एसजीएसटी, पेट्रोल पर सेल्स टैक्स और आबकारी कर राज्य सरकार को मिलता है। केंद्र सरकार इन करों का कुछ हिस्सा राज्यों को वितरित करती है, जिसके लिए हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आयोग ने बताया कि वो सभी राज्यों का दौरा कर सरकार, पंचायतों और नगर निकायों से संवाद कर रहा है। सीएम धामी और राज्य के वित्त सचिव से हुई बैठक में राज्य ने अपनी मांगे विस्तार से रखी। उधर 2 दिवसीय पिथौरागढ़ जनपद भ्रमण पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पवित्र आदि कैलाश क्षेत्र के दर्शन किए। उन्होंने आदि कैलाश और पार्वती कुंड के निकट विराजमान भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूर्ण विधि विधान से भगवान शिव की आराधना की। और आपको बता दें कि इस दौरान जेपी नड्डा ने देशवासियों की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। जेपी नड्डा ने क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व की प्रशंसा करते हुए इसे अद्वितीय बताया। इस दौरान उन्होंने न केवल सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, बल्कि सेना, आईटीबीपी और एसएसबी के वीर जवानों से भी मुलाकात की। स्थानीय लोगों के साथ उन्होंने क्षेत्रीय विकास और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर भी संवाद स्थापित किया। उन्होंने कहा कि शिव स्थली आदि कैलाश की महिमा प्रसिद्ध तो है ही, पिछले वर्ष पीएम मोदी के यहाँ आने से यह स्थल देश और दुनिया में धार्मिक पर्यटन के रूप में पहचान बना रहा है। तो जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर थे। और आपको बता दें कि यहाँ उन्होंने जवानों से भी मुलाकात की। ओम पर्वत को भी निहारते हुए जेपी नड्डा नजर आए। तो उन्होंने उत्तराखंड की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तराखंड पूरे विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। साथ ही साथ सैनिकों से बातचीत करते हुए उनका मनोबल बढ़ाते हुए भी जेपी नड्डा नजर आए। तो चारधाम यात्रा को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। 9 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। चारधाम यात्रा में 30 अप्रैल से अब तक लगभग 9 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने से नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। चारधाम यात्रा में देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। अभी तक 9,17,117 श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर पुण्य कमा चुके हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या 3,80,000 के पार हो गई। चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 9 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने अब तक चारधाम यात्रा में दर्शन कर लिए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो अब तक कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें। 9 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने अब तक चारधाम यात्रा में दर्शन कर लिए हैं। केदारनाथ धाम में 3,80,897 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम में 1,68,013 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम में 1,55,718 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में 2,12,489 श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन कर लिए हैं। उधर हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए हेली सेवा टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है।
बुकिंग के लिए IRCTC की वेबसाइट खुल गई है। 25 मई से 22 जून तक की यात्रा के लिए टिकट बुकिंग होगी। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलेंगे। इस दिन से गोविंद घाट से घांगरिया के लिए पवन हंस एविएशन के माध्यम से हेलीकॉप्टर सेवा संचालित होगी। तो IRCTC ने वेबसाइट पर बुकिंग की सूचना जारी कर दी है। हेमकुंड साहिब के लिए गोविंद घाट से घांगरिया तक हेली सेवा संचालित होती है। इसमें प्रति यात्री आने जाने का किराया 10,080 रुपये है। यूकाडा के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि हेली बुकिंग के लिए यात्रा पंजीकरण होना अनिवार्य है। IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट heliYatra.itctc.co.in पर ही हेमकुंड साहिब हेली सेवा के लिए टिकटों की बुकिंग की जाएगी। तो आज से हेली सेवा के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत की गई है। हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए ये टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे और यात्रियों को हेली सुविधा मुहैया कराने के लिए आज से ही हेली सेवा बुकिंग ऑनलाइन तौर पर शुरू हो गई है। उधर देहरादून में सेवा योजन कार्यालय की ओर से 31 मई 2025 को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। ये क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में आयोजित होगा। इस वृहद रोजगार मेले में 38 कंपनियां आएंगी जो लगभग 1000 वैकेंसी के लिए योग्य पात्रों का चयन करेंगी। क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी ने बताया कि जो भी रोजगार मेले में भाग लेना चाहते हैं वो अभ्यर्थी क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय देहरादून में आकर पंजीकरण करवा सकते हैं। साथ ही दूर दराज से आने वाले अभ्यर्थी रोजगार मेले के दिन भी पंजीकरण कर सकते हैं। मैं मुकेश प्रसाद रयाल सेवा योजन अधिकारी क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में कार्यरत हूं और क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय की ओर से दिनांक 31 मई 2025 को एक बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 38 कंपनियों के द्वारा लगभग 1000 पदों के लिए विभिन्न सेक्टर के जो कंपनियां हैं उनके लिए नियुक्ति दी जाएंगी। इस रोजगार मेले में कक्षा 8 से लेकर के और स्नातकोत्तर तक के सभी शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षण योग्यता रखने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अवसर उपलब्ध रहेंगे। तो पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विश्व विख्यात भगवान मदमहेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में विधिवत शुरू हो गई है। भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह मूर्तियों को वेद रचनाओं के साथ ओमकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह से सभा मंडप लाया गया। स्थानीय श्रद्धालुओं ने भगवान मदमहेश्वर को नए अनाज का भोग अर्पित कर विश्व शांति और समृद्धि की कामना की। इस पावन अवसर पर विभिन्न राज्यों के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान ओमकारेश्वर और भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव मूर्तियों के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। 21 मई को भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली गोंढार गांव से प्रस्थान कर बनातोली, खटारा, नानो, मैखंबा, कूंचट्टी यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए मदमहेश्वर धाम पहुंचेगी। तो डोली के धाम पहुंचने पर भगवान मदमहेश्वर के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। तो 21 मई को मदमहेश्वर धाम के कपाट भी दर्शनों के लिए खोल दिए जाएंगे। तो ओमकारेश्वर मंदिर में प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मदमहेश्वर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। 20 मई को गोंडार मदमहेश्वर डोली पहुंचेगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। 21 मई को मदमहेश्वर धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे और श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया, बल्कि पाकिस्तानी सेना को भी कड़ा सबक सिखाया, जिसके बाद से देश भर में सेना के सम्मान में शौर्य यात्राएं निकाली जा रही हैं। उत्तराखंड में भी बीजेपी महिला मोर्चा अब सिंदूर यात्रा निकाल रही है, जिसको लेकर बीजेपी राज्य मंत्री ने कहा कि सिंदूर महिलाओं के सुहाग का प्रतीक होता है और जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हुए ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, उससे देश का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। इसलिए महिला मोर्चा के द्वारा सेना के सम्मान में ये यात्रा निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर, ये एक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार और धन्यवाद करते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने जो महिलाओं का जो एक बहुत ही अमूल्य उनका जो उनका श्रृंगार होता है सिंदूर, उसका नाम देकर और उन आतताइयों के ठिकानों पर वार करके उनको
सैनिकों ने हमारी जो माताएं थी, बहनें थी, उनकी रक्षा के लिए जो उन्होंने जो बदला लिया, उसके लिए उन सैनिकों का आभार और धन्यवाद करने के लिए हमारी जो महिला मोर्चा की जो बहनें हैं, जो हमारी अन्य बहनें हैं, सभी लोग उन वीर सैनिकों का धन्यवाद करने के लिए ये जो तिरंगा यात्रा निकाल रही हैं। और जो हमारे जो वीर भाई जो हमारे शहीद हुए हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप जो है उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रही हैं। तो ये एक हमारे बहुत बड़े गौरव की बात है कि जो हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सक्सेस हुआ, उसमें हमारे जो वीर सैनिकों का है। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद हुई भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक के बाद भारत पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव से उत्तराखंड में भी चारधाम यात्रा और पर्यटन पर सीधा असर पड़ा है। चारधाम यात्रा के द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार के होटलों में 50% तक बुकिंग कैंसिल होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में होटल मालिक सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। होटल मालिकों का दावा है कि होटलों की ऑनलाइन बुकिंग कैंसिल हो रही है। इसके होटल कारोबारी सरकार से बिजली, पानी और सीवर के बिलों में राहत देने की मांग कर रहे हैं। चारधाम यात्रा और गर्मी के सीजन से हरिद्वार में होटल और टूर एंड ट्रैवलर्स कारोबारियों को बड़ी आस रहती है। करीब 6 महीने चलने वाले सीजन में कारोबार भी जमकर होता है। ऐसे में यात्रा के सीजन में गुलजार रहने वाली धर्मनगरी शांत दिखाई दे रही है, जो स्थानीय कारोबारियों की चिंताओं को बढ़ा रही है। देखिए, जो पंजीकरण केंद्र जो हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, इसमें तो ऑफलाइन बुकिंग जो हो रही है वो पर्याप्त मात्रा में टूरिस्ट आ रहे हैं और एवरेजन 2000-3000 आदमी हमारे यहाँ पर जो है पंजीकरण करवा ही रहे हैं। जो आपने कहा कि स्थानीय व्यापारियों का ये कहना है कि होटल खाली है, तो वो संभवतः हो सकता है ऑनलाइन के जो यात्री हैं उनका शायद इम्पैक्ट होगा कि वो उनके होटल कैंसिलेशन हो रहे हों, यही संभावना हो सकती है। हम यात्रा है, कहा जाता है कि हरिद्वार के लिए बैकबोन है और ये होटल कारोबारी के लिए या ट्रेवल्स कारोबारी के लिए पूरी इसी पे निर्भर रहता है। मई और जून पे होटल सारे 50% हम लोगों का कैंसिलेशन हो चुका है। जितनी भी बुकिंग है 50% कैंसिलेशन है। आज हम लोग आराम से बैठे हुए, कोई काम नहीं हमारे पास। आप देखेंगे तो कहीं भी होटल ट्रेवल्स वाले सबके गाड़ी, कितने की ऑफिस बंद है ट्रेवल्स वाले का, तो काम नहीं है। मैं तो सरकार से चाहता हूँ कि हम लोगों को बिजली बिल में, पानी बिल में, सीवर बिल में 50% की इसमें डिस्काउंट दिया जाए ताकि हम लोग आगे सर्वाइव कर पाएँ। जहाँ तक पर्यटन का विषय है, निश्चित रूप से पर्यटन को बहुत बड़ा आघात पहुँचा है। ख़ासतौर पर जो उत्तराखंड में ये जो समय है वो चारधाम यात्रा का होता है और जैसे ही ये सूचना आई कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई है, तो जितने भी यात्री थे जिनकी बुकिंग थी, इमीडिएटली सारी की सारी कैंसिल होनी शुरू हो गई। हालत ये हो गई है आज की तारीख में कि हरिद्वार के तमाम होटल खाली पड़े हैं। तमाम पर्यटन व्यवसायी जो है इस बात का जो है परेशान है कि किस प्रकार से आगे यात्रा चलेगी। तो रुड़की इलाके के सबसे चर्चित इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों का 162 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है, जिसको लेकर सरकार से लेकर मिल मैनेजमेंट तक भुगतान दिलाने को लेकर गंभीर नहीं है। किसानों का आरोप है कि शुगर मिल प्रबंधन को सरकार की शय मिली हुई है, जिसके चलते चीनी मिल अपनी मनमानी कर रहा है। वहीं मामले में गन्ना मंत्री ने कहा कि पिछले 3 साल भुगतान दिलाने की कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि शुगर मिल का मैनेजमेंट किसानों के हित में काम करना नहीं चाह रहा है। गन्ना मंत्री ने साफ लफ्जों में कह दिया कि इकबालपुर मिल का मैनेजमेंट फ्रॉड है। बकाया गन्ने का भुगतान दिलाने की कोशिश लगातार जारी है। चीनी मिल की समस्याएं बड़ी हैं। लगातार पिछले 3 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको सुलझाया जा सके। उनके मैनेजमेंट से भी बहुत बार मीटिंग हुई है। मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसी भी फीलिंग है कि इकबालपुर चीनी मिल का जो मैनेजमेंट है वो किसानों को हित में काम नहीं करना चाह रहा है। मैं बहुत स्टर्न वर्ड अगर यूज़ करूं तो मुझे लगता है फ्रॉड मैनेजमेंट है और कोशिश हमारी पूरी यही रहेगी कि हम किसानों का जो बकाया है वो उनसे दिलवा पाएँ और किसानों का गन्ना जो है वो सही टाइम पे पिर जाए और उनको पेमेंट मिले, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। उधर नवोदय विद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति परीक्षा में सामूहिक नकल का मामला सामने आया। दून में 3 परीक्षा केंद्रों पर कुल 17 अभ्यर्थी ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करते पकड़े गए। वहीं एक युवक दूसरे की जगह परीक्षा देता पकड़ा गया। इन मामलों में पुलिस ने शहर के 3 थानों में कुल 8 केस दर्ज किए हैं। वहीं नकल के आरोपी अभ्यर्थियों से सॉल्वर गैंग के बारे में पूछताछ की जा रही है। सॉल्वर गैंग देहरादून से बाहर का बताया जा रहा है, उसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। उधर उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में राज्य का पहला
साइकैड गार्डन स्थापित किया है। यह उद्यान 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया है। यह उत्तर भारत में दूसरा ऐसा कंजर्वेटरी है। इससे पहले लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा एक कंजर्वेटरी स्थापित की गई थी। उधर उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित भ्यूडार वैली में मौजूद विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल फूलों की घाटी 1 जून को आम पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी। प्रत्येक सीजन में हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटकों की आमद होती है, जिससे पार्क प्रशासन को अच्छा राजस्व भी मिलता है। तो पार्क के प्रभारी प्रभागीय वन अधिकारी ने बताया कि गोविंद धाम से वैली के प्रवेश द्वार होकर करीब 1 किलोमीटर आगे घूसा नाले से लेकर जहां जहां पैदल मार्ग टूटा हुआ है वहां पर बर्फ हटाने के लिए श्रमिक लगाए गए हैं। वहीं घाटी में अन्य जगहों पर भी पैदल मार्ग को ठीक किया जा रहा है। 1 जून से पहले ही पूरे मार्ग को पर्यटकों की आवाजाही के लिए सुचारू कर लिया जाएगा। तो पर्यटकों के लिए फूलों की घाटी जल्द ही खुल जाएगी और पर्यटकों से ये पूरी फूलों की घाटी गुलजार नजर आएगी। तो बता दें कि प्रशासन को राजस्व का भी काफ़ी ज़्यादा फायदा फूलों की घाटी से मिलता है और प्रत्येक सीज़न में बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। पर्यटकों की आमद बड़ी संख्या में यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा वहाँ के स्थानीयों को भी होता है और प्रशासन को भी अच्छा खासा राजस्व मिलता हुआ नज़र आता है। तो इस बार भी फूलों की घाटी को पर्यटकों के लिए जल्द ही खोल दिया जाएगा और उसके बाद ये पूरी फूलों की घाटी पर्यटकों से गुलजार नजर आएगी। तो इस बार जंगलों में आग न लगने के कारण काफल फल काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। वहीं इस पर वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि काफल फल न केवल स्वादिष्ट और पौष्टिक हैं, बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार का एक सशक्त माध्यम भी बनता जा रहा है। अप्रैल मई के मौसम में गढ़वाल के जंगलों में भरपूर मात्रा में मिलने वाला काफल ग्रामीण बच्चों और युवाओं द्वारा एकत्र कर स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है। इससे उन्हें आर्थिक लाभ होता है और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है। पौड़ी जैसे क्षेत्रों में इसकी अच्छी मांग देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार इस दिशा में पहल करे तो काफल को संगठित स्वरोजगार के रूप में विकसित किया जा सकता है। देखिए, स्वरोजगार की जहाँ तक बात है, काफल एक अच्छा स्रोत है स्वरोजगार का भी। और जिस तरह से हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे जंग जाके अप्रैल मई और जून के महीने में अधिकतर समय में काफल का ये सीजन होता है। प्राकृतिक गुणों से भरपूर ये काफल कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी वो पोषक तत्वों की भरपाई करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। और क्योंकि केवल ठंडे इलाकों में ही काफल जो है ये देखा जाता है। और अभी आप जैसे कि देख सकते हैं, काफल पौड़ी जो गढ़वाल मंडल मुख्यालय है यहाँ पर बहुत आयत में देखने को मिलता है। काफल उत्तराखंड की पहाड़ों का एक अनमोल फल है जो जंगली फल है। इसका आनंद आप जो गर्मियों की शुरुआत होती है यानी कि चैत के माह से शुरू हो जाता है और अलग अलग ऊंचाई के क्षेत्रों में अलग अलग समय पे इसका वो होता है। और इसके पीछे कई किंवदंतियां भी हैं, वो भी आप जरूर सुनते होंगे उन कहानियों को भी कि काफल पाको मीननी चाखो। तो आप जब भी पहाड़ आए काफल जरूर चाखें। काफ़ी जो हमारी चीज़ें जो हम नहीं खरीद पाते उसमें थोड़ा बहुत सहायक रहती हैं ये चीज़ें। बाकी हम आगे मतलब मजदूरी करके या काफल बेच के जो चीज़ नहीं खरीद पाते उनको खरीद लेते हैं, जैसे कॉफ़ी किताब घर के सामान ऐसे अन्य चीज़ खरीदते हैं। काफ़ी जो हमारी चीज़ें जो हम नहीं खरीद पाते उसमें थोड़ा बहुत सहायक रहती हैं ये चीज़ें। बाकी हम आगे मतलब मजदूरी करके या काफल बेच के जो चीज़ नहीं खरीद पाते उनको खरीद लेते हैं, जैसे कॉफ़ी किताब घर के। तो पहाड़ों में सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे। ताज़ा मामला पहाड़ों की रानी मसूरी से सामने आया है। मसूरी देहरादून मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी और एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को निजी वाहन से अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद कार में सवार 4 लोग घटनास्थल से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चारों लोग नशे की हालत में थे, जिसे अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
उधर मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करते समय एक कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। कर्मचारी की मौत के बाद परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि पुलिस ने कर्मचारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी के मुताबिक कर्मचारी फैक्ट्री में मशीन पर काम कर रहा था। इसी दौरान तेजी से उछलता हुआ प्लाई का एक टुकड़ा सीधे उसके चेहरे पर जा लगा, जिससे कर्मचारी बेसुध होकर मौके पर ही नीचे गिर पड़ा। फैक्ट्री में काम कर रहे अन्य साथियों ने तत्काल उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री में काम करते समय मजदूर की एक्सीडेंटल घायल होने की सूचना थी और ये पता लगा कि हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी ब्रॉड डेड हॉस्पिटल में हुआ है। तो एसएचओ मंगलौर ने मुझे ये बात बताई है। तो बाकी क्या कारण थे, कैसे डेथ हुई, ये अभी पोस्टमार्टम पंचनामे के बाद क्लियर होगा। आगे तहरीर क्या आती है, क्योंकि अभी रिसेंटली का पिछले आधे घंटे पहले का ही घटनाक्रम है। तो जैसे उधर रुड़की गंगनहर कोतवाली में ई रिक्शा चालक की हत्या से हड़कंप मच गया। वहीं युवक 3 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। पुलिस को सूचना मिली कि सालियर बाईपास के पास एक गड्ढे में शव पड़ा मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या की गई है। शव पॉलिथीन में लिपटा हुआ मिला और गले में रस्सी का फंदा मिला, जिससे हत्या की पुष्टि हो रही है। वहीं एसपी देहात ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हत्या के पीछे की वजह क्या है और इसमें कौन लोग शामिल हैं, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। उनकी डेड बॉडी जो कल से मिसिंग है वो कहीं सुनहरा हाईवे के पास कहीं कोने में पड़ी हुई है। तो मैं खुद भी उस स्पॉट का विजिट किया, हमारी एफएसएल टीम ने भी विजिट किया और ये बात तय है कि मर्डर करने के बाद ही बॉडी को वहाँ फेंका गया है। जैसा कि गले में एक बेल्ट भी मौजूद थी और काली पन्नी में लपेट करके फेंका है। तो ऐसा लगता है कि शायद कहीं और घटना करके वहाँ पर उसको खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है। तो 103 जो मर्डर का धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है और हमारे इंस्पेक्टर साहब इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं और इनको हमने 24 घंटे में इस पूरे केस को वर्कआउट करने की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी।